साल 11 साल के हम से लगातार एक ऐसी पार्टी जो अपनी लकीर लंबी नहीं कर पाई, वो हमारी लकीर को छोटा करने के लिए षड्यंत्र रची। नेहरू जी से शुरू करती है, गांधी जी से शुरू करती है, इंदिरा जी, राजीव जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सबके बारे में झूठ झूठ और झूठ। अब ये लोग सब तो उस झूठ का जवाब देने आ नहीं सकते, लेकिन अब जो हुआ, हमारी कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ न केवल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हमारी सरकारों के खिलाफ झूठ बोलते हैं, उनकी पूरी पार्टी, उनका पूरा इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकारों के बारे में झूठ, सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। कभी सुखू जी के बारे में झूठ, कभी रेवंत जी के बारे में झूठ, कभी हमारे सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी के बारे में झूठ, और राहुल जी के बारे में तो आपने देखा है, अरबों रुपए खर्च करके उनके बारे में सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। तो आज हमने ये निर्णय लिया कि जो लोग सुबह से शाम मेहनत करके अपनी सरकारें चला रहे हैं, अपनी गारंटियां लागू कर रहे हैं, वो खुद आपके सामने आएंगे और प्रधानमंत्री, बोलते हुए बुरा लगता है हमें लेकिन बोलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के झूठ को बेनकाब करेंगे। They will expose the lies of the Prime Minister of India. Before they start, मैं अपनी टीम को आग्रह करूंगा कि थोड़ा एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाएं और आप लोग अपने कैमरा घुमा दें ताकि आप लोग उस वीडियो को दिखा सकें। ये प्रधानमंत्री जी अपने बारे में कह रहे हैं, सुनिए। वहाँ भी बोल सकते हैं, तीसरी बार बोल सकते हैं, किसी भी विषय पर बोलो तो निर्भर से बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। देखिए कितना जोर जोर से बता रहे हैं कि ये कैसे झूठ फैलाते हैं। अब हम आपको सच दिखाते हैं। ये आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी की पंचसूत्री, जो हमारी 5 गारंटीज है, उस विषय में ये बार बार याद दिलाना जरूरी है। और जिस जिस राज्य में हमने ये गारंटीज दी है, उस राज्य के सरकार के प्रमुख आपके सामने बैठे हैं, ये आपको इसके बाद बताएंगे कि कितनी मुसीबतों का सामना करके ये उन गारंटीज को लागू कर रहे हैं। जीएसटी का राज्यों का हिस्सा समय पर नहीं आता है दोस्तों, आप जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। नेक्स्ट बताते रहिए आप। That's all. ये अब आप हमारी सरकारों की उपलब्धियां भी आपको दिखा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शायद ही किसी देश में, किसी सरकार ने ऐसा किया होगा, इस देश में किसी पार्टी ने ऐसा किया होगा कि प्रधानमंत्री के झूठ को एक्सपोज करने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इकट्ठे बैठकर उनको बेनकाब कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की विज्ञापन प्रधानमंत्री देते हैं। पहले 50-50 करोड़ से एमएलए खरीद के सरकारी मदद दें, उसके बाद ये पैसा आता कहां से है कि बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं हमारी गारंटीज के खिलाफ। ये हमारी गारंटीज की सच्चाई है, ये हम लागू करके दिखा रहे हैं। वो तेलंगाना हो, वो कर्नाटका हो, वो हिमाचल प्रदेश हो। आई थिंक वी कैन स्टार्ट। अब आप कैमरा यहां कर सकते हैं। मैं सबसे पहले डीके शिव कुमार जी को आग्रह करूंगा कि वो कर्नाटका के विषय में जो झूठ बोला गया है उसको बेनकाब करें। Hello. Good afternoon.
First, I would like to thank the BJP leaders and allies for giving us a great opportunity to place the facts and the truth before this country and the people of Maharashtra. The commitment of the Congress Party for the growth of a common man in the interest of the nation. Here myself, Telangana Chief Minister Mr. Revan and Himachal Chief Minister Sutu, all three of us here to explain and show what we have committed, what we have promised, what we have delivered. I was shocked to hear that the BJP allies had given a big advertisement, a false advertisement yesterday. Today I have come here not only to show what we have delivered. I have come here to invite all the three parties, the BJP, the NCP and the Shiv Sena leaders who are running this government. Mahayuti. Huh? Mahayuti. Mahayuti. Mahayuti leaders to invite them to Karnataka, and I am ready to send about 33 Volvo buses to all the districts to send their leaders, and I am ready to arrange, at least there are about some 8 to 10 airports. A special aircrafts will be arranged by the Karnataka Pradesh Congress Committee to all of them to come to meet and to see what we have promised, what we have delivered, and how the people of Karnataka has been benefited out of our 5 guarantees. These guarantees did not rise all of a sudden. Mr. Rahul Gandhi, or the leader of the opposition in the parliament, he walked the street of this country. He entered from Kanyakumari to Kerala. From Kerala again he entered to Karnataka. He was there on the 22 days long trip. He met lakhs of people. He discussed about unemployment. He discussed about hatredness. He discussed about price rise. In this long journey of 22 days before entering into Telangana, he could see how the people were being shaken due to the price rise. The people of Karnataka were finding very difficult. We were in the opposition party. I being the president of the party, we had a long deliberation. Every day, every groups, more than 4 or 5 groups coming to the different sections of the society. We had meetings in the afternoon. Ultimately, we decided we have to help these people. I see that this price rise should be stopped, and in the future, Karnataka government is going to come. We have to help those people, help the common man of Karnataka. And we could understand what the unemployment problem was being going on. So ultimately we decided to give 5 guarantees in our manifesto. The first guarantee was decided that we should give Gruha Jyoti. It is on the place where Mahatma Gandhi ji had his office of the Congress president in Belgaum. We decided, when Mr. Mallikarjun Kharge came there, on his leadership, we announced that we should start with Gruha Jyoti, that is lighting the lamp of every house. A small man who has been not able to maintain his family, 200 units of power, 200 units of power free to every household. That was announced. On the second day, where Mr. Siddaramaiah announced, earlier he used to give
7 kilos of free rice. Congress government made a commitment in Delhi, the UPA government, that right to food act was being given. Then ultimately the BJP government lowered it and said that from 7 kgs it brought down to 5 kgs. Siddaramaiah ji announced we will give 10 kgs of free rice. Then the third came. I had a very big meeting with the women of the people, I made a scheme called Nanaik, every woman is a leader. Then I invited Srimati Indira Gandhi's granddaughter, Priyanka Gandhi. She came to that function. Then we came out with a scheme called Gura Lakshmi. Then Priyanka Gandhi said, DK, I also going to various states. I want one commitment from both of you. All the leaders of the state were sitting down. Only women were on the stage. More than 1 lakh of women were there. Then Srimati Priyanka Gandhi made us to make a commitment, make us to sign a check and made a commitment. We both signed a guarantee check and we called this as Guru Lakshmi guarantee check for 2,000 rupees for every woman who has been eligible in this state. Then the third came one Shakti scheme. Rahul Gandhi came to Mangalore. Then we announced that in Chennai, only in Madras, this Shakti scheme, this scheme was being going on in the urban level. We expanded this and the entire state we decided to give Shakti scheme and all the women in the KSRTC buses, in the government buses, traveling free bus. So then the last came the youth. Entire state. Entire state. Entire state we gave the youth. Last came the youth. We wanted to help the youth because unemployment was a great problem. Then we decided to give 3,000 rupees for all the graduates for 2 years and 1,500 rupees for the diploma holders. Now, as a result, after coming to the office, 136 seats, you might remember, I had given an open commitment on this number. 136 members were being elected. I had announced 2 months earlier that we are going to win 136 seats, 135 plus 1 our associate member, totally 136 members came. On the first day of assuming the office, we went to the cabinet hall. We declared within this next 60 days, we are going to implement all these 5 guarantees. As such, we started with this Shakti scheme. We have already started with the Shakti scheme. Now as on today, 326 crore trips has been used by the women of Karnataka. We have already released more than 7,892 crores to the state transport corporations as the travelling fees which they were being supposed to spend. In Guru Lakshmi, 1 crore 22 lakh women applied. All of them are getting. The government has spent about 30 crores, 285 lakh crores of rupees has been spent totally. 30.285 crores has been spent. And third is the Gruha Jyoti. About 1 crore 161 families, beneficiaries have been there, and we have spent about 10 crores 259 lakhs. 59 lakhs. And in the UNED scheme, we have spent we have identified 1.78 lakhs where we are giving 3,000 rupees. We have spent 147 crores. Now totally for Annabhagya, 4 crores 35 family individuals have been benefited, and we have spent about 9,104 crores for this Annabhagya scheme. Totally the budget itself, officially we have
declared and we have kept 52,000 crores. We may reach even up to 56,000 crores. This is the commitment. This is the land of Basavana. Whatever we have promised, even the last year we have spent in the last budget about 31,000 crores. Now we are spending from 52 to 56,000 crores. This is the commitment what we have made to the people of Karnataka and we have delivered. Looking at us, my friend Mr. Revant Reddy also being the party president, he also announced and he will explain to you in detail. So this is the commitment whatever we had given to the people of country. You just go to the history of the Congress party. Congress history is country's history. Whenever Congress party comes to power, all sections of the people of this country is being given one or the other scheme. Whichever schemes has been started from the days of Jawaharlal Nehru till today, till Manmohan Singh ji or any state, no guarantees has been withdrawn. No other states, whichever the party, whichever the government have come to the power, they could not withdraw the scheme, including maybe the old age pension or any scheme, they could not. We have looked at only the development of the people. We are not looking at the votes. We want to develop the people of this state and we want to develop the people of the country. That is why our schemes, we are not looking at emotions. We are looking at purely the development. After Rahul Gandhi had this Bharat Jodo Yatra, a lot of issues has come up. So one by one in the entire country we have started and we have been implemented. Now I am very happy to know that various states, they were criticizing, BJP leaders was criticizing, Prime Minister was criticizing, Chief Minister was criticizing. Now they have started implementing. The guarantee came out from the Congress party, now it is coming out from the BJP. Whatever the Congress party has done, the BJP is copying us and trying to help the people. I don't want to comment on their schemes, but whatever we have committed, we are delivering. This, I request all my BJP and its allied friends to come. Any day they feel I am ready to arrange a special flights and 33 districts are there. Take all the leaders. I want them to meet the beneficiary personally and know how personally they have been benefited. What type of great development has taken place among the common man. And even the GDP also in Karnataka it was 8.2%. Now it has gone to 10.2%. This is not my record. This is the official record declared by the government of various agencies which has been assured. This is the strength. Basically, we are giving a strength to the entire country. The Karnataka stands a model in this scheme, and I think we are so happy that we have been successful. Not even a small. I think now after we all will sit and decide, there is no option. We might have to take a legal action also on these various political parties which they are lying. They have been called the liars of this country. Whatever we have promised, we have delivered. Whatever they could not do, they are lying. This is what I would like to tell. Rest I will hand over the mic to my friends. They will continue on this issue. थैंक यू डीके जी. मैं अब रेवंत रेड्डी साहब को आग्रह करूंगा कि वो तेलंगाना के विषय में आपसे बात करें. पत्रकार मित्रों नमस्कार. मैं रेवंत रेड्डी तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हूँ. कुछ दिनों से महाराष्ट्र के बीजेपी उनके साथियों तेलंगाना के खिलाफ कुछ झूठे बातें कह रहे थे. हम लोग कुछ ध्यान नहीं दिए, मगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के बारे में और हमारे गारंटीज के बारे में झूठ बोलना शुरू किए. तो मैं ये सोचा था मोदी जी ने झूठ बोलना नहीं छोड़े तो हम सच्चा बोलना भी नहीं छोड़ने वाले. इसीलिए आज मैं
मुंबई आकर महाराष्ट्र के जनता को जो तेलंगाना सरकार श्रीमती सोनिया जी ने सितंबर 17, 2023 चुनाव के समय पर 6 गारंटी दिया हुआ है। वो गारंटीज हम लोग सिस्टमेटिकली वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन तेलंगाना। इनके डिटेल्स महाराष्ट्र जनता के सामने रखने का मेरा जिम्मेदारी है। इसीलिए आज मुंबई कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फार्मर्स सुसाइड महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके बाद तेलंगाना था। तो किसानों के कर्जा माफी के वजह से पिछले सरकार ने जो बात दिया हुआ है, पिछले सरकार ने जो धोखा दिया हुआ है किसानों को, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसानों के वेलफेयर में कुछ काम नहीं किए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है और किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू करके मोदी जी ने किसानों को अमेज़न, अदानी, अंबानी को हवाला करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो हम लोग ये सोचे, ये गारंटी दिए तेलंगाना जितने भी किसान लोग हैं 2 लाख कर्जा माफी करने वादा किया। 25 दिन में 22,22,67 किसानों को 17,869 crores, मतलब अराउंड 18,000 crores, 22.5 लाख किसानों को हम कर्जा माफी किए। किसी को डेटा अगर चाहे तो हर किसान का डेटा मैं दे सकता हूं। पिछले जब नरेंद्र मोदी जी ने उनके भाषण पे तेलंगाना किसानों के बारे में बात निकाले तो मैं पूरा उनको डिटेल जवाब लिखा था। उसके बाद मोदी जी ने उनके ट्विटर पे जो लगाया था वो ट्विटर उनका जो ट्वीट था वो डिलीट करवा दिया। हमारा गारंटी सोनिया जी या गांधी परिवार ने कुछ गारंटी दिए तो कम वाट में पॉलिटिकल रिपोर्टेशंस कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार ने परवाह नहीं करते हुए हम लोग ये लागू किए। और दूसरी बात रहा तेलंगाना प्रदेश, सोनिया जी ने गारंटी दिया हुआ है तेलंगाना प्रदेश देने के लिए। 70 साल हमारा जो लड़ाई थे तेलंगाना प्रदेश के लिए, सोनिया जी गारंटी के वजह से तेलंगाना राज्य ने बनाया। और आगे बेरोजगारी, पिछले 10 साल बीआरएस सरकार ने जो बीजेपी के दोस्त थे उन लोग जो वादा किए नौजवानों को धोखा दिया हुआ है। इसीलिए हम सरकार बनते 10 महीने में 50,000 सरकार नौकरी दिया हुआ है। गिने तो 1 घंटे को 8 नौकरी तेलंगाना सरकार ने बेरोजगार युवकों को सरकार नौकरी दिया हुआ है। कोई भी यहाँ पर पत्रकार या भारतीय जनता पार्टी या नहीं तो एकनाथ शिंदे जी के परिवार या नहीं तो अजित पवार के परिवार कोई भी तेलंगाना आए तो हम पूरा डिटेल्स उनको देंगे। 10 महीने में हम लोग 50,000 सरकार नौकरी दिया हुआ है तेलंगाना में। और इसके अलावा महालक्ष्मी 500 रुपीज सिलेंडर, आज 500 रुपीज सिलेंडर ऑलमोस्ट 49 lakh families are utilizing 500 rupees cylinder and 200 units, up to 200 units free power. Almost 50 lakh परिवार ने फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहा है तेलंगाना में। एंड पैडी प्रोक्यूरमेंट तेलंगाना सरकार ने दे रहा है 500 रुपीज बोनस, एमएसपी प्लस 500 रुपीज। ये सब सारे तेलंगाना सरकार तेलंगाना राज्य में
जो किसानों को, युवकों को, महिलाओं को और आरटीसी बस महालक्ष्मी फ्री राइड इन आरटीसी बसेस 1,04,00,000 women have utilized last 10 months this facility. Telangana state government has paid 3,541 crores to Telangana Road Transport Corporation. मतलब saturation, free power is saturation, 500 rupees cylinder is saturation, and bus ride is saturation, किसान कर्जा माफी सैचुरेशन। सरकार ने जितने भी नोटिफिकेशन दिए हर नोटिफिकेशन का हम नौकरी दिया हुआ है। तो ये सब सारे हम लोग वादा किए, वादा निभाए। अदर देन दिस कास्ट सेंसस जो राहुल जी बार बार कह रहे थे दिस इज एक्सरे, आई वांटेड टू एक्सटेंड दैट एक्सरे मेगा फैमिली हेल्थ चेकअप। इस देश में ओबीसी, दलित, आदिवासी जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों का गिनती तेलंगाना सरकार ने कल से शुरू किया। एक महीने में हम लोग पूरा तेलंगाना 4 करोड़ जनता के हिसाब किताब लेकर देश को अब सवाल करेंगे, मोदी जी को हम सवाल करेंगे। 2025 जनवरी से जो शुरुआत होने वाले सेंसस में, वो सेंसस में कुल गणना भी कास्ट सेंसस भी इंक्लूड करना है। दिस इज व्हाट आवर डिमांड। वी हैव पास्ड ए रेजोल्यूशन इन आवर कैबिनेट saying that we are demanding that government of India has to implement caste census. This is what our challenge to Narendra Modi. जो राहुल जी ने बात दिया हुआ है इस देश को, इस जनता को, 140 करोड़ लोगों को, 140,000 करोड़ लोगों को जो बात दिया हुआ है, बात निभाने का काम कांग्रेस पार्टी के है। इसीलिए बीजेपी ने या मोदी जी खासकर महाराष्ट्र में बोलने के लिए उनका कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। इसीलिए उनका जब सक्सेस स्टोरी नहीं है तो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के चुनाव जीतने के लिए मोदी जी का आदत है, वो ऐसा कोशिश करने का उनका आदत है। हम बचपन में पढ़ते थे किताबों में, महाराष्ट्र बोले तो छत्रपति शिवाजी महाराज, फूले जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाला साहेब ठाकरे जी, शरद पवार जी। अभी इतना तकलीफ हो गए, हम कुछ पढ़े थे, कुछ सुने थे, मगर आज कुछ देख रहा है। एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, ये वीरों का धरती है। ऐसे धरती में जो गुजरात के गुलाम बनकर एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी ने सरकार चलाने के लिए, इस चुनाव जीतने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, झूठों पे झूठ बोलकर। इसीलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी को वो नाम से बुलाए तो ठीक नहीं है, भारतीय झूठा पार्टी। ये भारतीय झूठा पार्टी को महाराष्ट्र के जनता इस चुनाव में हराना है। इस चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत या नहीं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की जीत नहीं है, ये सच्चा की जीत है। इस जीत में पत्रकार लोग आप भी हमारे साथ में रहना है, क्योंकि ये आपके महाराष्ट्र के आइडेंटिटी, इट्स अ प्राइड ऑफ महाराष्ट्र। दो स्वाभिमान, जो दो गुजरात के नेता लोग आपके ऊपर दबावट रख के आपके जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है महाराष्ट्र को, 17 बिग इन्वेस्टमेंट्स दे हैव ट्रांसफर्ड टू महाराष्ट्र टू गुजरात। ये नुकसान आपका हो जा रहा है। इस देश में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉलिटिकली नंबर 1 इज उत्तर प्रदेश, नंबर 2 इज महाराष्ट्र। 48 पार्लियामेंट सीट्स है। राजनीति में महाराष्ट्र का एक स्पेशल आइडेंटिटी था, मगर आज के तारीख में कोवर्ट नेता लोगों के नाम सुने आ रहे हैं इस देश में। फाइनेंशियली नंबर 1, पॉपुलेशन नंबर 2, पॉलिटिकली नंबर 2। इतना पावरफुल मुंबई, इतना पावरफुल महाराष्ट्र, किसी के हाथ में धोखा खाकर इस चुनाव में हार गए तो महाराष्ट्र जनता बहुत कुछ खोना पड़ता। इसीलिए मैं आपके बगल में रहता हूँ। हैदराबाद महाराष्ट्र के साथ साथ में हैदराबाद तेलंगाना है, हैदराबाद कर्नाटका। तो मैं आपके बगल में आपके भाई हूँ, बगल से आया हुआ हूँ। आपके लिए हमारा
दिल का धड़कन है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा दो, क्योंकि आपको धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी। वो पार्टी को हराकर सबक सिखाने का वक्त आया। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद रेवंत जी। मैं अब हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से आग्रह करूंगा कि वो आपसे। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में आया। मोहन खेड़ा जी ने मुझे समोसा तो मैंने कहा कि आज समोसे की राजनीति हो रही है कि रोजगार, विकास, बहनों का सम्मान की राजनीति। मैं कुछ बातें आपके साथ कहना चाहता हूं। सच का हमेशा से सामना झूठ के साथ होता है। सच बार बार झूठ से टकराता है और समय पर आने पर सच की जीत होती है। वो चीजें मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस हो। 9 लोग कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर अब जिन गारंटियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चुनाव में आकर राजनीतिक रोटियां सीखते हैं, उन गारंटियों की मैं पहले बारी बारी बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में जितने सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ऐसा हमने क्यों किया? गारंटियां तो 5 साल के लिए दी जाती है और जब हमारा चुनाव 2027 में होना था तो 5 साल में हमने गारंटियों को पूरा करना। ऐसे इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है वो करती है। और आज एक जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिसको 5,000 रुपया मिलता था उसको हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम से 50,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। आप ये जाकर हिमाचल प्रदेश में पूछ सकते हैं, राजनीति महाराष्ट्र की होनी चाहिए, चर्चा हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की घटनाओं की हो रही है जो पूरी हो चुकी है। डीके शिव कुमार जी ने बताया, हमारे रेवंत रेड्डी जी ने बताया, 50,000 लोगों को 10 महीने में रोजगार देना ये उस कमिटमेंट को दर्शाता है जो प्रदेश की सरकार ने वहां की जनता के समय कही है। राजीव गांधी हमारे डे बोर्डिंग स्कूल बन गए। फर्स्ट कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम को स्टार्ट कर दिया जो गारंटियों में मिला। क्या महज गारंटियों के बाद प्रदेश के समाज के उन वर्गों की सेवा करने का दायित्व भी उस राज्य सरकार का है जो इन गारंटियों के अलावा वंचित रह जाते हैं। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, 5,000 बच्चे हमारे अनाथ थे जो गारंटियों में नहीं थे। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने उन्हें कानूनी अधिकार दिया। 27 साल तक उन बच्चों की सरकार की माता है, सरकार की पिता है, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। हम तो उससे भी आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां किसान को लाभ पहुंचाने के लिए प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ मक्की का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 30 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया, जिसे एमएसपी बोलते हैं। गेहूं का प्राकृतिक खेती से आधारित एमएसपी 40 रुपए किलो किया गया। भारत सरकार के प्रेशर के साथ करती है। देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां दूध का मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 45 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ। भैंस का दूध का मूल्य 55 रुपए निर्धारित किया गया।
देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो 58 साल से ऊपर जो भी हमारी जनता है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो महिला है, चाहे रिटायरमेंट के बाद जो किसान है, उसको हम 1500 रुपए नहीं देते। 58 साल से ऊपर हिमाचल प्रदेश की छोटी जनसंख्या 75 लाख के करीब हमारी जनसंख्या कम होनी शुरू हो चुकी है। हम सब 58 साल से ऊपर जो भी परिवार के जितने भी सदस्य है, एक परिवार में अगर 5 सदस्य है तो 1500 रुपया हम हर परिवार को दे रहे हैं। 18 साल से ऊपर जब हमारी बेटी पड़ जाती है उसको हम 1500 रुपया दे रहे हैं। इसके अलावा जो विधवाएं बहनें होती हैं, उनके बच्चे अगर कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं या पीएचडी करते हैं, 27 साल की उम्र तक सरकार उनका पूरा खर्च उठाती है। मेडिकल कॉलेज की फीस 1 लाख होती है, हॉस्टल की फीस 75,000 होती है, और जो बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं 3000 रुपया पीजी का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार और विधवा बहनों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देती है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव है, हिमाचल की चर्चा होगी। जब वो हिमाचल में हमारे सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस हुआ, उसके बाद चुनाव हुआ। अगर हमारे सरकार की गवर्नेंस ना होती, गुड गवर्नमेंट में गुड गवर्नेंस ना होती, अच्छे शासन में अच्छा प्रशासन ना होता, तो हम दोबारा से 40 सीटें जीत कर दोबारा ना आते। जब हिमाचल की जनता हमें पसंद कर रही है तो महाराष्ट्र में हिमाचल, कर्नाटक जो सब गारंटियां पूरी करके गवर्नेंस दे रहे हैं, तो उनकी चर्चा हो रही। वो क्यों हो रही है? वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो सोचते हैं कि हमने इस मंच से बोल दिया है, जनता टीवी हमको चलाएगी। लेकिन जो कहा है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित नेता राहुल गांधी जी प्रत्येक प्रदेश की बैठक करके उनसे गारंटियों के बारे में पूछते हैं। हम सत्ता में मिलकर हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। अगर राहुल जी ने सत्ता सुख प्राप्त करना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बाद कई बार ऑफर थी। अब सत्ता में सत्ता सुख में नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। उस व्यवस्था को जहां झूठ से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। आज महाराष्ट्र की जनता को ये सोचना है, क्या आपकी वोट के माध्यम से चुनी हुई सरकार को पैसों के दम से गिराने की जो कोशिश हुई है, क्या ये लोकतंत्र की मजबूती का पहला स्तंभ है? लोग भूल जाते हैं कि 2 साल पहले जिसको आपने 5 साल चुनने का मौका दिया, उसको 2.5 साल में गिराने की कोशिश की गई। आज महाराष्ट्र की जनता को ये पूछना चाहिए कि जिस पार्टी की विचारधारा से वो चुनकर आए थे, उस पार्टी को जब आप धोखा दे सकते तो महाराष्ट्र की जनता को क्यों नहीं आप आगे भविष्य में धोखा दे सकते? समय और परिस्थितियां बड़ी महान होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम हाइड्रो सरप्लस है, हम 300 क्या 500 यूनिट भी देते हैं। आप मेरे 2 साल मेरी सरकार को होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार, नॉर्थ इंडिया में हमारी सरकार। हम उस ऑपरेशन लोटस से भी बचे और हमने उस चुनौती का युद्ध की तरह सामना किया और जनता की अदालत में अपनी गारंटियों को भी रखा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी बात को भी रखा। हम दोबारा से 40 सुन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां स्पीकर के द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन होने के बावजूद अगर वो चुनाव जीत भी जाता है और जब वो पेंशन का हकदार कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। क्यों? हम सत्ता में परमानेंट नहीं है, लेकिन उस लोकतंत्र की मजबूती के लिए कि जो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करता है, लोकतंत्र जनता की आवाज है। अगर हमारे नेताओं ने बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने 75 साल पहले जब संविधान लिखा था, संविधान सभा के अध्यक्ष थे,
तो उन्होंने ये लिखा था कि इस देश में विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। और जब कांग्रेस की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन्होंने विचारधारा लिखी थी कि ये देश की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें सबका समावेश होना चाहिए, इसीलिए इस देश की संस्कृति को महान संस्कृति कहा जाता है। और उस महान संस्कृति ने कई धर्मों को जन्म दिया है। उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कहती है। और महाराष्ट्र की जनता को अगर यहाँ सच में आपने भलाई का काम करना है तो महा आघाड़ी जो विकास बंधन है उसके माध्यम से उनको आगे आना, क्योंकि एक ऐसा हमारी पार्टी का नेतृत्व है जो आप लोगों के दर्द को समझता और आपकी पीड़ा को बांटना चाहता है। इस बारे में ट्वीट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। 4 दिन फिस्कल प्रोविजंस और फिस्कल डिसिप्लिन होते हैं। अब हमने कहा है और मैं आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं 2027 में हिमाचल प्रदेश समृद्धशाली प्रदेश होगा, 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हम नीतिगत परिवर्तन लाए, पर नीतिगत परिवर्तन कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप लाया जा रहा है, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास की रोशनी पहुंचे। हमारी सरकार इस सरकार से करेगी। आज महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आपकी सरकार को, आपके वोट को खरीदने की कोशिश की गई है और उस खरीदने की कोशिश में उन्होंने सरकार करा दी। आज गरीब की सोच को अगर कोई विचारधारा परिभाषित करती है, किसान की सोच को कोई विचारधारा परिभाषित करती है, महिलाओं के सम्मान को कोई विचारधारा परिभाषित करती है, युवाओं को रोजगार देने की कोई विचारधारा परिभाषित करती है, वो कांग्रेस पार्टी की एकमात्र विचारधारा है। सभी धर्मों को सम्मान देने की कोई विचारधारा परिभाषित होती है, वो कांग्रेस पार्टी के सभी जातियों की। इस देश की एकता और अखंडता के लिए आज हमें ये सोचना है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव हो। जो हमने सच किया है उसका व्याख्यान ये नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल हमारे संबंधित राज्यों से पूछ सकते हैं। यही मैं आपको थोड़ा कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुब्बू जी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो एक एक करके आप उठा दीजिए ताकि फिर मैं धन्यवाद। माइक दीजिए, माइक। आपका सवाल किससे है वो भी बता। मेरा सवाल है से है। स्कीम लाइक महालक्ष्मी ये बिल्कुल स्टेट के बजट के ऊपर बहुत स्ट्रेस करती है। आप लोगों ने इसके ऊपर किस तरीके का सॉल्यूशन निकाला है, किस तरीके से स्टेट नहीं कुछ आप ही। 2 चीजें, महालक्ष्मी तो यहाँ के लिए, अब तो 58 साल से ऊपर सभी जो भी है, 58 साल के बाद जो भी हिमाचल प्रदेश का निवासी है उसको भी 1500 दे रहे हैं। और ये जो बजट की घोषणा होती है, बजट का प्रोविजन किया जाता है, किस स्कीम से हमने बजट को बढ़ाना है और कैसे रेवेन्यू रिसोर्स बढ़ाने हैं। एक उदाहरण कि हम कैसे कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2022 में 5000 करोड़ की डिविडेंड बांटी। कहा ये अपनी चीज नहीं बताते हैं, हिमाचल प्रदेश में 5000 करोड़ रुपए की डिविडेंड बांटी। पूरे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म स्टेट 5 स्टार होटल के भी पानी के बिल माफ कर दिए, 125 यूनिट बिजली का भी माफ कर दिया। अब जो ये 10 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देता है उसका भी माफ करने की कोई जरूरत नहीं होती, वहां से रेवेन्यू रिसोर्स जनरेट होता है। दूसरा, शराब के ठेकों की रिन्यू होते थे, जैसे हमारे शराब के ठेकों में सोच कीजिए 1500 करोड़ रुपए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे उसको 10% पर रिव्यू करके दे आगे बांट देती थी। हमने ऑप्शन करवाए, 1 साल में जो 4 साल से हर साल सिर्फ 150 करोड़ आ रहा था, 1 साल में 600 करोड़ रुपए आ गए, तो 1500 रुपए में चला गया। फिर हमने बोला जो शराब पिएगा
उसको दूध भी पीना पड़ेगा। और हमने 10 रुपए पर बोतल मिल्क सेस लगा दिया, तो उससे हमें 150 करोड़ रुपए आ गया। फिर हमने बोला जो पैक पिएगा उसमें पीके सेस लगा दिया। पीके सेस का मतलब है प्राकृतिक खेती सेस। ये हमने शराब पर लगाया और बड़ी क्यों हो रही है। हमने सोचा कि हम शराब को घटाने के लिए जो कम अल्कोहल का यूज करें और रेवेन्यू जनरेट हो। तो ट्रांसमिशन में हमारे यहाँ नदियां बहती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां टीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन आती है। हमने कहा हम अपने रिसोर्स जनरेट करें। एक साल में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व हमने एकत्रित किया इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए। बजट में आपको हमारे दिखेगा ऑनलाइन बजट होता है। दूसरे साल में भी हमारी इकोनॉमी जनरेट हो रहा है। 75 लाख की जनसंख्या में कितनी महंगाई, वो कैलकुलेशन की और उस ढंग से हमने ये सारी चीजों को लागू करें। ये तो आप छोटी सी बात पूछ रहे हैं, 58 साल से ऊपर की पॉपुलेशन का नहीं पूछ रहे। अगर आप उम्र 18 साल है तो आपको 1500 रुपए हिमाचल में मिलेंगे। आपके बच्चे भी 18 साल से ऊपर है, उसको भी 1500 रुपए मिलेंगे। आपके पति को भी 1500 रुपए मिलेंगे। तो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल से और नई रिसोर्सेज जनरेशन से चीजें होती है। ये रूटीन गवर्नमेंट नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है जो राहुल गांधी जी की सोच को आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। मैं ज्यादा इसमें बोलने का कुछ नहीं है। ये जो महालक्ष्मी पर ईयर तेलंगाना सरकार ने महालक्ष्मी स्कीम में 4000 करोड़ रुपए हम लोग देना पड़ रहा है, तो 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए महालक्ष्मी। 2 करोड़ महिलाओं के लिए 20,000 करोड़ 5 साल में हम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब महिलाओं के लिए पैसे देने के लिए कांग्रेस सरकार सोचे तो मोदी जी ने अरे ऐसा कैसा देता, पूरा राज्य ने खत्म हो जा रहे हैं फाइनेंशियली। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मोदी जी को। कारपोरेट कंपनीज को मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 12 लाख करोड़ रुपए माफ किए। जब अदानी अंबानी जैसे कारपोरेट कंपनीज को आप 12 लाख करोड़ रुपए गरीब लोगों का पैसे लूट कर उन लोगों को देने के लिए कोई तकलीफ नहीं हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को। मेरे राज्य में महिलाओं को, हमारे माँ बहन, हमारे परिवार को हम 5 साल में अगर 20,000 करोड़ रुपए दिए तो पैसे कहाँ से ला रहे हैं? ऐसे कैसे पैसे बांटते, ऐसे कैसे मुफ्त में आप फ्री बस राइड कैसा देते? ये सब सारे सवाल मोदी जी ने उठा रहा है। ये कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी का सोच कैसे है, ये सवाल देखकर हम समझ सकते हैं। मेरा सवाल मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने कल महाराष्ट्र की रैली के दौरान कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कुछ उसी तरीके की लाइन है जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। इसको तीनों राज्यों के आप प्रमुख हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या ये चीजें महाराष्ट्र में लागू होती है और क्या पूरे देश भर में इसके परिप्रेक्ष्य में क्या है? दूसरा ये है कि जो 1500 रुपए महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को जो दे रही थी, तो कांग्रेस ने उस समय आपत्ति जताई थी कि तिजोरी खाली हो गई है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये 3000 महालक्ष्मी को देने की जो घोषणा यहाँ पे की है, उसको कैसे काउंटर करेंगे? और सुक्खू जी से वही जो पहले उन्होंने कहा कि आज अनुराग ठाकुर ने कल देर रात में ट्वीट किया समोसे को लेकर के, क्योंकि ये मामला सियासी बनता जा रहा है, इसलिए इस पर ये तीनों चीजें पूछेंगे। ये इसका जवाब इतना सिंपल है, आसान है। जो शिंदे जी, जो अजित पवार जी ने जो पैसे लेकर घर लौट रहा है, वो रोक दिए तो 1500 से 3000 करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको पता है जो जनता के पैसे जनता को बांटने का, क्योंकि 70 साल हम सरकार चलाए, हमारा एक्सपीरियंस बहुत बड़ा, बहुत लंबा है। तो इसीलिए हमको पता है जहाँ पर खर्चा रोकना है, जहाँ पर गरीब को बांटना है, कांग्रेस पार्टी को वो पता है। इसीलिए हमारा गारंटीज के बारे में बार बार मोदी जी
बात कह रहा है, मगर जब उनका चुनाव है तब मोदी जी गारंटी नाम लिए। जब गारंटी के खिलाफ रहा तो बीजेपी जब गारंटी का नाम क्यों ले रहा है? इसका मतलब वो उन लोगों को महाराष्ट्र चुनाव में कुछ बोलने के लिए कुछ कहा नहीं है, इसीलिए दूसरे प्रदेशों के बारे में वो कहकर इस चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं अंदाजा करता हूँ महाराष्ट्र की जनता, मराठा लोग बहुत तेज है, सब कुछ समझ सकते, पानी का पानी दूध का दूध अलग कर सकते। इस बार तो जवाब आएंगे भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, ये कौन है? अजित पवार है, नहीं तो एकनाथ शिंदे है, और कोई टूटा हुआ फडणवीस जी है। पहले मुख्यमंत्री किया था 5 साल फडणवीस ने, डिमोशन करके के डिप्टी सीएम बनवाया। अब आगे उनको एमएलए तो भी रहने देंगे या नहीं तो वो भी निकाल देंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। भारतीय जनता पार्टी का ये नेता कौन है? एकनाथ शिंदे, वो दिखाना चाह रहे एकनाथ शिंदे। हर प्रदेश में, हर राज्य में एक एकनाथ शिंदे को खड़ा करने के लिए मोदी जी इनको एक चेहरा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। उनका भी अलायंस है, हमारा भी अलायंस है। इंडिया नेशनल लेवल पे भी बीजेपी हैज गॉट ओनली 240। नाउ हाउ कम बीजेपी हैज फॉर्म द गवर्नमेंट? वहां पर एक नेता नहीं है, तो यहाँ पर एक की बात सवाल ही नहीं है इस देश में। का जवाब देने की बात कर हमारे रस के बंधुओं ने एक सवाल पूछा, मैं बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, इस देश की संस्कृति ही इस देश को एकजुट में बांध कर रखती है। और जो कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार की बात करता है, कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार की बात करता है, वो कोई इस देश को एकजुटता में नहीं रख सकता। हमारी संस्कृति इस देश को एकजुटता में रख सकती है। ये वो देश है जहां बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध धर्म का जन्म हुआ। ये वो देश है जहां जैनिज्म का जन्म हुआ। ये वो देश है जिसको कानूनी मान्यता सिखिज्म को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार है। तो रिच कल्चर का देश है। राजनीति में स्टैंडिंग मुद्दे और स्टैंडिंग स्लोगन्स होते हैं, किस स्तर के नेता के मुंह से निकलते हैं तो उस पर चर्चा होती है, जो आपने कहा। और अनुराग जी को मैं समोसा खाने में भिजवा दूंगा। अच्छा, मेरा तीनों में से आप पूछ रहे थे। हाँ, ये सवाल ये पूछना है कि कर्नाटक में आपने जो स्कीम लागू की है उसका टोटल कितना जा रहा है, उसके ऊपर स्टेट बजट Karnataka expenditure. What is the total expenditure in Karnataka? Karnataka, the total expenditure is 52,000 crores Per annum. per annum. We have kept this 52,000 crores in the budget. Last year we spent about 30,000 crores for a short time, starting from October, July to December. Now 52,000 crores. We expect it may reach even 56,000 crores. We are ready for it. Our budget is 365 lakh crores. We are comfortable. Government of Karnataka is committed. We are whatever we have promised, we have delivered. Even in the earlier tenure also, you might be knowing that we are giving 10 power free, 10 HB free power to all the farmers. That was being declared in the Congress government earlier. We have been continuing it. So whatever the schemes given by the Congress governments have been continuing it. We are delivered. I don't want to deviate on other subjects. I have come here only to request all my friends to come to Karnataka, look at it, see development. I will arrange a special aircraft, special buses to all my political friends. मेरा एक सवाल है, तीनों में से आप कोई भी जवाब दे सकता है। हम विकसित भारत की बात सोचते हैं, तो क्या विकसित भारत में ये एग्जिस्ट करता है कि हर चीज फ्री हो, बिजली फ्री हो, किसानों के लिए लोन फ्री हो, बस फ्री हो? क्या उसके लिए ये एग्जिस्ट करता है? क्या हम उस रास्ते पे इसके साथ में आगे चल सकते हैं? अब ये सवाल तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए।
इसलिए पूछना चाहिए कि 5,000 करोड़ की हिमाचल में रुपया मांगे, जिसको जरूरत है, जिसको समाज के किसी भी वर्ग को जीवन यापन के लिए जरूरत है, उसके लिए फी से ज्यादा भी करना चाहिए। और ये कोई विकसित भारत का नारा ये नहीं है कि हम जिसको देते हैं उससे हमारे को कुछ असर पड़ता है। ये बजटरी एलोकेशन होती है कि आप अपने समाज के किसी वर्ग को देना है। हम अपने बजट से एलोकेट करते हैं एनुअली प्लान में कि हम इस समय समाज का ये वर्ग बहुत वंचित रह गया है। ये 75 साल में इस विकसित भारत की आधारशिला अभी 11 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखी है। इतनी रियासतों को मिलाकर जब देश बनता है, इतनी योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बड़े बड़े राजाओं के बैंक हुआ करते थे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजीव गांधी जी ने 18 साल का वोटिंग राइट दिया। जब महिलाएं घूंघट पर चलती थी तो 73 और 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का लाकर महिला आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में दिया, यूएलबीज में दिया। ये विकसित भारत की आधारशिला उस समय राजीव गांधी जी की सोच ने रखी, जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया और राजीव गांधी जी ने 87 में कहा कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है। आईटी में आज पूरे विश्व में जो डंका बज रहा है और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से बन रहा है। जब देश का सोना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जिसमें चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बहुत सपोर्ट कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी, ये भी था। उस समय हमारे देश में जो नीतिगत परिवर्तन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लाए, वो विकसित भारत की नीति थी। और विकसित भारत हिंदुस्तान के सभी लोगों की सोच, सभी राजनीतिक दलों के महत्वाकांक्षी योजनाओं से संपूर्ण हो सकता है। धन्यवाद। Thank you. लेकिन आप तेलंगाना में अडानी से मिलते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो क्या ये बैलेंस चल पाएगा यहाँ पे? अच्छा सवाल पूछा है। हर जगह में मोदी जी अदानी को पैसे देते जा रहे हैं, मैं अदानी जी से पैसे ले रहा हूँ, इतना फर्क है। धन्यवाद।